एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट और इसके साथ साथ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉनकैटिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास जो है वो सिंपल से ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमारे पास ये प्लस प्लस और माइनस माइनस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉनकैटिनेशन के कॉन्सेप्ट को, जो कि बेसिकली हमारे पास यूज़ करता है प्लस का सिंबल। तो हमारे पास सबसे पहला ऑपरेटर है प्लस। प्लस का ऑपरेटर सिंपली हमारे पास जो है वो एडिशन के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे एक काम ही करती हूँ कि सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगी var, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सम। वेरिएबल का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इसको डीपली डिस्कस कर लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद हम अब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है एडिशन की। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम दो नंबर्स को करते हैं प्लस। लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया 2 + 3। अब मेरे पास इसका जो सम है वो सेव हो जाएगा, आके स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। अब मुझे इसका आउटपुट देखना है, तो एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ console.log, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सम। तो ये कोड मैंने लिख दिया। हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम कंसोल को ओपन कर लेंगे, ताकि हमारे पास यहाँ पे आउटपुट शो हो जाए। यहाँ पे इसको आके मैंने रेंडर किया, तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो 5 आउटपुट शो हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो एडिशन हमने परफॉर्म कर दिया। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि लेट से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा a, और इसमें मैंने वैल्यू लिख दी 6। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लेट से लिख देती हूँ 3। अब इसके बाद मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो हम इन दोनों वेरिएबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लिखा c = a + b, और मैंने इसको कर दिया सेव। अपने ब्राउज़र पे आएंगे। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे आउटपुट नहीं शो कराया है, तो यहाँ पे कंसोल के साथ मैं लिख देती हूँ c। यहाँ पे आके मैंने इसको रेंडर किया, तो मेरे पास यहाँ पे 9 भी प्रिंट हो गया। इसके अलावा एक काम हम और ये कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि 5 वैल्यू कहाँ से आ रही है, 9 कहाँ से आ रही है, तो हम इसके साथ स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के साथ कॉमा लिखा, और यहाँ पे लिख दिया वैल्यू ऑफ c। और जब मैं अपने ब्राउज़र पे इसको जाके रेंडर करूँगी, तो यू कैन सी कि मेरे पास पहले लिखा हुआ आएगा वैल्यू ऑफ c, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सेम यही काम जो है वो हम सम के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले इसको स्टोर करें किसी वेरिएबल के अंदर और उसके बाद ही हम इसको प्रिंट करें। हम ये भी सिंपली कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा c को हटा दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया a + b, और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ a + b। वैल्यू ऑफ a + b मेरे पास आ जाएगी। मैंने इसको रेंडर किया, और यहाँ पे भी मेरे पास 9 जो है वो प्रिंट होके आ गया। तो हम डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये वैल्यू जो है हमें कहीं स्टोर करनी है, तो हम उसको इस तरीके से स्टोर करके भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास प्लस ऑपरेटर की। ऐसे ही एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं माइनस के लिए। मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट यहाँ पे करती हूँ, और अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ माइनस, और यहाँ पे भी मैंने कर दिया माइनस। अपने ब्राउज़र पे आएंगे, इसको रेंडर करेंगे, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे 3 जो है वो प्रिंट हो गया। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट से b - a। इसी को कॉपी पेस्ट नीचे करती हूँ, और यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ b - a, और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ b - a। तो मेरे पास यहाँ पे माइनस में भी वैल्यू ये प्रिंट करेगा -3, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई। तो ये मेरे पास माइनस का ऑपरेटर हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे माइनस की जगह लिख दिया मल्टीप्लाई। अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, इसको रेंडर करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे 6 3 18 जो है वो प्रिंट होके आ गया। एक काम ही करते हैं कि यहाँ पर डिवीजन भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइड, और मैंने इसको किया रेंडर। ओके, तो ये मेरे पास आ गया 0.5। एक काम ये करते हैं कि अब यहाँ पे जो है a/b भी कर लेते हैं, और इसको मैंने रेंडर किया, तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। तो ये मेरे पास तो हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस का, जिसे हम रिमाइंडर भी कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है कि जब दो नंबर्स डिवाइड होते हैं, उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, वो रिमाइंडर ये ऑपरेटर जो है वो शो करता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि मैंने a/b किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 2। इसका मतलब कि कोई रिमाइंडर नहीं बचा होगा मेरे पास। तो अगर यही काम मैं मॉड ऑपरेटर के साथ करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आना चाहिए 0। अपने ब्राउज़र पे इसको आगे चेक करेंगे, तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 0।
इसी तरह अब हम डायरेक्ट कोई नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा 5 और मैंने यहाँ लिख दिया mod 2। अब हमें पता है कि ये इससे पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यकीनन यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 5 और 2। अब जब हम इसको रन करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे 1 जो है वो रिमाइंडर बच गया। तो ये वाला जो ऑपरेटर है हमारे पास रिमाइंडर के लिए यूज होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं या फिर इसमें से 1 का डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो एक काम ये करते हैं कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया num इक्वल्स टू 5 और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया, लेट्स से x इक्वल्स प्लस नम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज़ किया अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम कंसोल करके देखते हैं मेरे पास x की क्या वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x। अब हमने ब्राउज़र पे आके इसको चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास वैल्यू आ रही है 6। नम की वैल्यू थी 5, इसने उसमें +1 किया और फिर ये मेरे पास 6 जो है वो प्रिंट होके आ गया। उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे कंसोल करके देखते हैं कि हमारी नम की क्या वैल्यू है। यहाँ पे मैंने लिखा नम और मैंने इसको रेंडर किया तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो 6 जो है वो नम की वैल्यू शो हो रही है। इसका मतलब कि ये जो मैंने इंक्रीमेंट किया है ये वैल्यू x में तो स्टोर हुई है, लेकिन क्योंकि हमने इस वेरिएबल में ही इंक्रीमेंट किया है तो इस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास चेंज हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यू वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी +1 करके। एक चीज़ मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा num +1, राइट। अब जब मैं इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे पहली जो वैल्यू है, हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि मेरे पास x की वैल्यू शो हो रही है और ये मेरे पास नम की वैल्यू शो हो रही है। मेरे पास x की वैल्यू 6 शो हो रही है और नम की वैल्यू 5। इनिशियली नम की वैल्यू 5 थी तो वो अभी भी 5 है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और x में जो है उसका एक इंक्रीमेंट करके मैंने सेव कर दिया तो वो 6 हो गया। बट द थिंग इज़ कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, हमारे वेरिएबल में ही इंक्रीमेंट कर देता है। तो ये x में तो वैल्यू स्टोर कर रहा है, वो चीज़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये नम की भी वैल्यू को चेंज कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे मेरे पास दोनों वैल्यू जो है वो 6 शो हो रही है। उसके बाद हम एक काम ही करते हैं कि दूसरा वेरिएबल लेते हैं num2 के नाम से और उसकी वैल्यू रखते हैं 4। और अब मैं एक काम ही करती हूँ, मैंने लिखा var y इक्वल्स टू माइनस नम और मैं यहाँ पे कंसोल कर लेती हूँ y को। ओके, अब हमने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है 3, क्योंकि यहाँ पे ये 4 था, इसने 1 का डिक्रीमेंट किया और वैल्यू हो गई 3। और अगर मैं नम को यहाँ पे प्रिंट करके देखूँ तो नम की वैल्यू भी मेरे पास 3 आनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे हमें num2 लिखना होगा। हम इसको रेंडर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास num2 की वैल्यू भी 3 आएगी, क्योंकि इसने जो है num2 की वैल्यू को ही चेंज किया है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी हमारे पास जो है वो 2 कैटेगरीज होती हैं। अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास प्री फिक्स इंक्रीमेंट, दूसरा हमारे पास होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। प्री का मतलब होता है कि इंक्रीमेंट वाला काम हमने पहले कर दिया, तो ये वाली जो चीज़ हमने लिखी है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्री फिक्स इंक्रीमेंट है। अब अगर हम बात करें पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट की तो एक काम ये करते हैं कि अब हम इसको करते हैं कमेंट। इसको मैंने किया कॉपी पेस्ट और यहाँ पे अब हम बात करेंगे पोस्ट फिक्स की और यहाँ से मैंने ++ हटा दिया और इसके आगे लगा दिया। अब मेरे पास क्या होगा, फिलहाल मैं ये वाली चीज़ को कर देती हूँ कमेंट और ऊपर भी जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं उसको मैं कमेंट कर रही हूँ। वापस आएंगे अपने ब्राउज़र पर, इसको रेंडर करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 5 और नम की वैल्यू आ रही है 6। अब होता यह है कि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले नम की वैल्यू इस लाइन में थी 5, फिर मेरे पास पॉइंटर नीचे आया इस लाइन में। जब यहाँ पे आया तो उसने x में वैल्यू स्टोर की नम की। अगर हम सिर्फ इतनी चीज़ देखें, ये ++ को हटा दें, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि x में वैल्यू स्टोर हो रही है नम की। वैल्यू स्टोर हो गई, स्टोर वाला काम हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसने देखा ++, अब ये ++ है नम के साथ, तो इसने नम की वैल्यू को कर दिया इंक्रीमेंट। अब नम की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है बाद में, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है तो वो इंक्रीमेंट बाद में हुई है, लेकिन वो स्टोर पहले हो गई थी x में आके। इसीलिए जब मैंने x को प्रिंट किया तो वो 5 ही रहा, क्योंकि वो स्टोर हो चुका था। लेकिन नम जो है वो बाद में इंक्रीमेंट हो गया था, इसलिए जब मैंने नम को प्रिंट किया तो मेरे पास नम जो है वो 6 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास वर्क करता है प्री फिक्स एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। सेम यही काम हमारे पास जो है वो डिक्रीमेंट में भी होता है। मैं इसको करती हूँ अनकमेंट और अब ये वाली चीज़ को हम कर देते हैं कमेंट, कि ये मेरे पास हो गया प्री फिक्स डिक्रीमेंट। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और अब बात कर लेते हैं पोस्ट फिक्स की। और अब यहाँ से मैंने माइनस हटाया और इसके आगे मैंने माइनस लिख दिया। अब होगा क्या कि मेरे पास यहाँ पे num2 की वैल्यू थी 4,
ये नीचे आएगा, y के अंदर स्टोर कर देगा 4 को, उसके बाद num2 को डिक्रीमेंट करेगा। तो जब मैं y को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 4, और जब मैं num2 को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए 3। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 4 और num2 की वैल्यू आ गई 3। तो ये मेरे पास हो गया प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। तो अब हम अपना दूसरा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉनकैटिनेशन। बेसिकली हमारे पास ये जो प्लस का ऑपरेटर होता है ये हमारे पास दो तरीक़ों से यूज़ होता है। एक तो हमने देख लिया यहाँ पे एडिशन के लिए हमने इसको यूज़ कर लिया, दूसरा ये स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज़ होता है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा console.log और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से माई। अब मुझे क्या करना है, माई के साथ मुझे लिखना है नेम इज़, लेकिन वो मुझे इसके साथ फ़िलहाल नहीं लिखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, और प्लस डालने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इज़। यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं ताकि माई के बाद मेरे पास यहाँ पे स्पेस भी आ जाए। प्लस ने यहाँ पे क्या काम किया, इन दोनों स्ट्रिंग्स को कर दिया कॉनकैटिनेट, मतलब दोनों को कर दिया मर्ज। हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं इसका आउटपुट तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने इसको रन किया तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माई नेम इज़, जबकि मैंने ये दोनों चीज़ें अलग अलग लिखी थी लेकिन ये मेरे पास कॉनकैटिनेट हो गई। अब बेसिकली हमें इसे यूज़ कहाँ करना होता है, लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल लिया, उसका नाम मैंने रख दिया नेम। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉल बैक कोडिंग, राइट। अब मुझे यहाँ पे करना है कंसोल, और कंसोल में मुझे लिखना है वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू। अब कॉल बैक कोडिंग के लिए मुझे अपने वेरिएबल को यूज़ करना है, तो वो वेरिएबल मैं यहाँ पे डायरेक्ट तो लिख नहीं सकती, वरना ये यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रिंट कर देगा वेलकम टू नेम। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको यहाँ से हटाया और यहाँ पे मैंने लिखा प्लस। प्लस लिखने के बाद अब मैं अपना वेरिएबल यहाँ पे आराम से लिख सकती हूँ। अब मेरे पास ये आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कॉनकैटिनेशन का। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आए कि जब हमने ऊपर कंसोल किया तो हमने कॉमा डाल के अपना वेरिएबल लिख दिया, तो वो काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल के लिखूँ तो मेरे पास सेम यही चीज़ हो रही है, तो फिर व्हाट्स द डिफरेंस, ये हमने प्लस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, कॉनकैटिनेशन की नीड हमें क्यों हुई। तो हमारे पास होता ये है कि अभी तो मैंने ये लिख दिया वेलकम टू, हो सकता है इसके आगे मुझे कुछ और स्ट्रिंग भी लिखना हो तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं 2023, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से कॉनकैटिनेट होके आ गया। इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करती हैं। हमने यहाँ पे तो कॉमा डाल के लिख दिया। बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं या बहुत सारे वी कैन से कि फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करती हैं, तो वहाँ पे हमें जो है वो कॉनकैटिनेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो ये कॉनकैटिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं है, वो हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा कि हम स्ट्रिंग्स को आपस में कॉनकैटिनेट कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सबको पता होना चाहिए। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की।